लास्ट क्लास में हमने फर्नीचर व्यवस्था का महत्व पढ़ा था। फर्नीचर किस प्रकार का होता है वो पढ़ा था और फर्नीचर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये किया था। आज हम करेंगे विभिन्न कमरों में फर्नीचर का आयोजन। अलग अलग कमरों में अलग अलग आवश्यकता होती है और उसके हिसाब से हम अलग अलग फर्नीचर का चयन करते हैं। जैसे सबसे पहला है बैठक कक्ष। बैठक कक्ष में हम कौन सी शैली से फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे या कौन सी शैली का अरेंजमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम फर्नीचर लेते हैं। जैसे कई बार कई घरों में बैठक व्यवस्था में देसी शैली का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर नीचे मोटे मोटे गद्दे बिछा दिए जाते हैं और उसमें मसनद टाइप लगा दी जाती है और बिल्कुल लो फर्नीचर जैसे चौकी है, इस तरह का लो फर्नीचर उसमें रखा जाता है और वहाँ पर हम उसमें कोई भी लालटेन या कुछ भी इस तरह का देसी जिसमें शैली में जो भी हमारे परंपरागत जो फर्नीचर में या जो हमारे इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती थी वो सब लगाकर और वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर हम बैठक व्यवस्था करते हैं। और यदि इसमें हम ऐसा जैसे गद्दे हम नीचे ना बिछाएं तो भी हम लो हाइट की सेटीज, लो हाइट के दीवान उसका प्रयोग करके हम नीचे का अरेंजमेंट करते हैं। जैसे बहुत लो हाइट का दीवान ले लेते हैं, उसमें चारों तरफ नक्काशी करी हुई जाली और उसके अंदर हम गद्दा बिछा देते हैं और इसी के हिसाब से एल शेप की सेटीज लेके हम दूसरी तरफ दोनों तरफ हम बैठने का अरेंजमेंट कर देते हैं। और इसके अलावा चौकी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम जो भी चीज़ उस पर रखें या हम जो भी खाने का सामान उसमें रखें तो हम चौकी का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत लो हाइट की टेबल जो कि रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो, इस तरह का हम बैठक में व्यवस्था करते हैं। और यदि जैसे आजकल बैठक में ये देशी शैली जो है वो बहुत कम पाई जाती है पर ये भी बहुत आकर्षक और बहुत ही सुंदर लगती है। पर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो विदेशी शैली है उसकी बैठक हम व्यवस्था करते हैं और इसमें हम विदेशी शैली में हम सोफ़े और सेंटर टेबल इनका अरेंजमेंट करते हैं और साइड स्टूल्स, सोफ़े, ये सेटीज़, बैठने के जो छोटी छोटी चेयर्स इनका इस्तेमाल करके और हम बैठक व्यवस्था करते हैं। तो और कई जगह मिली जुली शैली भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिली जुली शैली में हम दीवान, लो हाइट का दीवान और ये सोफ़े, सेंटर टेबल, इन लैम्प्स, साइड स्टूल्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेटी, छोटे छोटे जो स्टूल्स होते हैं बैठने के, सिटिंग स्टूल्स, ये भी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है शयन कक्ष। शयन कक्ष जो है वो भी इसमें हम बेड का इस्तेमाल करते हैं, डबल बेड का। डबल बेड जो है वो 6 बाई 6.5 फीट का डबल बेड जो है वो सबसे बड़ा साइज़ होता है और आइडियल साइज़ माना जाता है। जैसे कोई फैमिली अगर फैमिली के लिए है तो ये साइज़ एप्रोप्रिएट माना जाता है। पर यदि कमरे का आकार छोटा है और हमको छोटा बेड लेना है तो क्वीन साइज बेड कहलाता है, 5 बाई 6 का, वो हमें लेना होता है। लेंथ सोफ़े की डबल बेड की हम कम नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ तो उतनी ही होती है सोने वाले की, तो हम चौड़ाई उसकी कम कर सकते हैं। तो 5 बाई 6 का या 5 बाई 6.5 का डबल बेड भी होता है, वो भी लिया जाता है। और
इसके अलावा कहीं 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 पर बहुत ही कम स्पेस है तो 4x6 का या 4x6.5 का भी दीवान या बेड लिया जाता है। तो इस तरह से जैसा साइज़ है, जैसी हमारे पास स्पेस है और जिस तरह की हमारी चॉइस है, उसके हिसाब से हम डबल बेड लेते हैं और उसके दोनों तरफ साइड स्टूल्स होते हैं। इसके अलावा एक सिटिंग एरिया भी होता है शयन कक्ष में, जहाँ पे हम छोटे सोफ़ा चेयर्स डाल सकते हैं या कोई इजी चेयर्स डाल सकते हैं या कंफर्टेबल केन की चेयर्स भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह हम उसको एक ये तो उसमें होता ही है। साथ ही साथ जो बेडरूम होता है उसमें एक टेबल और एक चेयर भी होती है, एक स्टडी टेबल और चेयर, जहाँ पर हमको कोई भी लिखने का कुछ भी कोई भी हमें काम करना है तो हम वो भी काम करते हैं। तो इस तरह से फर्नीचर शयन कक्ष में ये होता है। और इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल होती है तैयार होने की, और ये अलमीरा होती है, वार्डरोब। और अलमीरा जो है वो वॉल टू वॉल अलमीरा भी, बिल्ट इन अलमीरा जो होती है वो भी बना सकते हैं, या फिर हम स्टील अलमीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसी जिसकी चॉइस हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से अलमीरा लगाई जाती है और जिसमें हम स्टोरेज कर सकें कपड़ों के। तो इस तरह से ये बेडरूम में फर्नीचर होता है। इसके अलावा बच्चों का कमरा, बच्चों के कमरे में भी हम स्पेस देखते हैं, स्पेस कैसी है उसके हिसाब से हम फर्नीचर लेते हैं। और वैसे तो एक बेड लगा दिया जाता है पर 3x6 का, पर यदि 2 बच्चे हैं तो और कमरा छोटा है तो हम बंक बेड भी यूज़ करते हैं। बेड के ऊपर बेड बना होता है, उसमें छोटी सी सीढ़ी होती है और ये बंक बेड जो है ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। पर ये इस तरह का होता है कि नीचे का बेड थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर का बेड थोड़ा सा छोटा होता है और उसमें एक सपोर्ट लगा हुआ होता है जिससे बच्चा गिरे नहीं। और ऊपर और नीचे दोनों जगह मतलब दोनों एक साइज़ के ना होकर एक बड़ा एक थोड़ा छोटा होता है, जिससे कि हवा पूरी आ सके। ऊपर जो फैन चल रहा है या जो हवा चल रही है वो हवा उस नीचे वाले बच्चे के पास आ सके। तो इस तरह से बंक बेड यूज़ किया जाता है। इसी के साथ उसमें टेबल चेयर भी होती है, उसमें अलमीरा भी होती है, उसमें एक छोटा सा रैक भी होता है बच्चों का सामान रखने का। और इसके अलावा अलमीरा तो होती ही है, अलमीरा में जो सामान रखते हैं वो होती ही है। स्टडी टेबल और चेयर ये भी होती है, और सामान रखने की थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए जिसमें बच्चे बुक्स भी रख सकें, जिससे वो आगे भी काम आ सके। तो इस तरह से ये बच्चों का कमरा होता है। बच्चों का कमरा जो है वो कैसा होगा वो बच्चों की एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर एक टॉय सेक्शन भी होगा, टॉयज़ होंगे, एक छोटा सा ये काठी वाला घोड़ा या फिर कोई कार या कुछ भी ऐसा छोटा बच्चों के लिए चलाने वाली साइकिल, इस तरह का कुछ भी होगा। इसके अलावा उसके टॉयज़ होंगे, उसका एक म्यूज़िक सिस्टम भी होगा। इस तरह बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका इस तरह का अरेंजमेंट होगा। बड़े बच्चे हैं तो उनकी बुक्स का स्टडी एरिया ये भी होगा। तो इस तरह से हम जैसे बच्चों की जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से उसमें फर्नीचर होगा। और छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लो हाइट का फर्नीचर होता है और स्विचेस भी बहुत लो हाइट पे लगाए जाते हैं जिससे बच्चा अपने आप मैनेज कर ले। और वो जब बहुत ही छोटा बच्चा है, जैसे घुटने चलने वाला बच्चा है, तो वो स्विचेस वगैरह सब कवर करने के उनके कवर्स होने चाहिए जिससे बच्चा कहीं भी हाथ ना दे और बच्चा कहीं से भी गिरे नहीं, नीचे गिरे नहीं। इस तरह का उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने में बच्चे के ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, जो कि परमानेंट डैमेज बच्चों के हो सकता है। इसलिए बच्चों के कमरे में हमें हर चीज़ लो हाइट की रखनी चाहिए जिससे बच्चा किसी भी तरह से गिरे नहीं। और जो बेड भी है तो अगर आप नीचे गद्दा लगा दें, अगर छोटा बच्चा है तो उसका नीचे गद्दा लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे बच्चा गिरेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद है भोजन कक्ष, डाइनिंग एरिया।
डाइनिंग एरिया जो है वो उसमें डाइनिंग टेबल मेन होती है, एक डाइनिंग टेबल होती है, एक क्रॉकरी की अलमीरा होती है। डाइनिंग टेबल का साइज़ जो है वो जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी संख्या के आधार पर डाइनिंग टेबल का साइज़ होता है। वो 4 सीटर भी हो सकती है, 6 सीटर भी हो सकती है, 8 सीटर भी हो सकती है। तो जितना साइज़ है फैमिली का उसके हिसाब से हम डाइनिंग टेबल का साइज़ रखते हैं। और इसके अलावा डाइनिंग टेबल पे हम एक छोटी एक गोल टेबल भी, गोल या स्क्वायर कलर की जो स्क्वायर साइज़ की टेबल भी रखते हैं जिसमें कि पानी का सेंटर आ जाता है और क्रॉकरी की अलमीरा होती ही है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम एक चेस्ट भी रख सकते हैं। चेस्ट मतलब एक छोटा सा मतलब ऊपर तो टेबल का काम करता है और नीचे अलमीरा का काम करता है। तो वो छोटा मतलब पतला और लो हाइट का चेस्ट होता है जो बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो यदि डाइनिंग एरिया में या भोजन कक्ष में अगर जगह है तो हम चेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है रसोई घर। रसोई घर भी आपको जैसे लास्ट क्लासेस में बताया था कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो और वो साइज वाइज थे, मतलब पेंट्री थी, फिर टू वे किचन थी 2 दीवार वाली, फिर एल शेप किचन थी, यू शेप किचन थी, आइलैंड किचन थी, पेनिनसुला किचन थी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे किचन का आकार भी बढ़ता जाता है। तो हमारे पास कैसा साइज है, किस तरह की हमारी चॉइस है, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं और क्या हमारे पास साइज है, उसके हिसाब से हम किचन का प्लानिंग करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर स्पेस ज़्यादा है तो छोटी सी हम टेबल किचन में लगा लेते हैं और चेयर्स डाल लेते हैं जिसमें वहीं पर ही बैठकर 2 जने आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो ये अगर हम अरेंजमेंट कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम खाना एक साथ वहीं पर ही खा लेते हैं। तो इस तरह से रसोई घर में अगर एक छोटी सी टेबल और चेयर की व्यवस्था हो जाए या फिर हम स्लैब ऐसी लगाएं कि वो चेयर्स उसमें घुस जाए तो वो ज़रूरी चीज़ होती है। और इसके अलावा वहाँ पर बाकी तो रसोई में जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स के हिसाब से रसोई को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर डिश वॉशर है तो हमें डिश वॉशर की जगह बनानी पड़ेगी, अगर माइक्रोवेव है तो उसकी जगह बनानी पड़ेगी, अगर अवन है तो उसकी जगह बनानी पड़ेगी। इस तरह से उसकी हम उस हिसाब से उसको प्लान करेंगे। फिर आता है अतिथि गृह। अतिथि गृह में हम छोटा सा सिटिंग एरिया बनाते हैं और सोफ़ा और चेयर्स डली होती हैं और इसके अलावा डबल बेड होता है जिससे अतिथि को आरामदायक लगे। तो इस तरह से ये जो है विभिन्न कमरों के हिसाब से हम फर्नीचर का चयन कर सकते हैं। थैंक यू।